सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो हीमोफीलिया हम लोगों ने पढ़ लिया था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अभी हमारी जो सेकंड डिसऑर्डर हमें पढ़नी है दैट इज सिकल सेल एनीमिया। तो ये समझाने से पहले जरा हम एक बेसिक सी चीज समझते हैं कि इसकी जीन्स पाई कहाँ जाती है। इस बीमारी की जीन पाई जाती है ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। ठीक है, कहाँ मिलेगी? अब मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि अगर ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे मिल रही है तो ये ऑटोसोम है या सेक्स क्रोमोसोम है? 1 से लेके 22 पेयर के क्रोमोसोम ऑटोसोम्स में आते हैं, क्योंकि इसकी जीन्स ऑटोसोम पर पाई जाती है कैन बी कॉल इट ऑटोसोमल डिसऑर्डर। और ये बीमारी सिर्फ तब होती है जब किसी के पास 2 जीन प्रेजेंट होती है, तो मैं क्या बोलूंगा? इट्स अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। मैंने कहा था ना, अगर किसी बीमारी की जीन सेक्स क्रोमोसोम पे पाई जाएगी तो वो सेक्स लिंक कहा जाएगा। अगर बीमारी की जीन ऑटोसोम माने 1 से लेकर 22 पेयर के बीच में पाई जाएगी तो वो ऑटोसोमल कहा जाएगा। एक बार समझते हैं, एक नॉर्मल पर्सन को लेते हैं और जानते हैं कि नॉर्मल पर्सन माने हम लोगों में कैसा होता है। देखो, हम लोगों में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, और प्रोटीन किससे बना होता है? एमाइनो एसिड से बना होता है। किससे बना होता है? अमाइनो। मान लीजिए प्रोटीन आपका घर है, तो इसमें लगी जो ईंटें हैं वो अमाइनो एसिड है। ईंटों से घर बनता है, तो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक। अब हीमोग्लोबिन जो है हम लोगों के पास 2 तरह का होता है, एक है अल्फा और एक है बीटा। हीमोग्लोबिन हमारे पास 2 तरह का होता है, एक होता है अल्फा चैन, एक होता है बीटा चैन। इन दोनों चैन से मिलकर बनता है हमारा हीमोग्लोबिन। इस बीमारी के अंदर हमें बीटा चैन पे फोकस देना है। तो अगर मुझे बीटा चैन पे फोकस देना तो अल्फा थोड़ी पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे? बीटा पढ़ेंगे। तो मैं आपको बीटा चैन जो है, मुझे बताइए बीटा चैन किससे बना होगा? हम बोलेंगे अमाइनो एसिड से बना होगा। अब एक प्रोटीन के अंदर 100 से ज्यादा पाए जाते हैं अमाइनो एसिड, अब उतने तो हम लिखने नहीं वाले। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं शुरू के 7 अमाइनो एसिड लिख रहा हूं जो इस चैन में पाए जाते हैं। सबसे पहले वाले का नाम हम बोलेंगे वैलिन, फिर हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ये 3 लेटर में हमेशा दिखाया जाता है अमाइनो एसिड को। तो मैंने ये बीटा के चैन में 7 अमाइनो एसिड दिखाए हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन, क्या इसमें 7 अमाइनो एसिड होते हैं? आंसर इज नो। हमने 7 क्यों दिखाए? क्योंकि हमें 7 में ही काम देखना है, 7 के बाद का हमें कुछ देखना ही नहीं है। तो पहली चीज समझ जाओ, इसमें 7 नहीं होते, ज्यादा होते हैं, बट हमारे काम का सिर्फ कितना है? 7। अब हमारे पास प्रेजेंट होता है, ये रहा हमारा डीएनए। हमारे पास एक जीन प्रेजेंट होती है जो डिसाइड करती है इस बंदे का हीमोग्लोबिन कैसा बनना चाहिए, और इस जीन का नाम है HbA, यानी हीमोग्लोबिन की जीन है जिसे, जो कि ऑटोसोम पर पाई जाती है जिसके जीन। तो सोच लीजिए ये एक डीएनए है जिसको आप जीन कह रहे हैं, और ये जीन डिसाइड कर रही है कि आपकी बॉडी में किस तरह का बनना चाहिए हीमोग्लोबिन। तो दिस इज द डीएनए। ठीक। अब ऐसा होता है डीएनए में, मान लीजिए दिस इज द पार्ट नंबर 1। मान लीजिए ये हो गया सेगमेंट नंबर 1, ये सेगमेंट नंबर 2, ये सेगमेंट नंबर 3, सेगमेंट नंबर 4, सेगमेंट नंबर 5, सेगमेंट नंबर 6, सेगमेंट नंबर 7। अगर मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए कि बीटा हीमोग्लोबिन की चैन इतनी ही है, मान चलो दिस इज द, ये इसकी कंप्लीट लेंथ है जो बीटा हीमोग्लोबिन की है, इस पूरी लेंथ का नियंत्रण इस पूरी लेंथ के डीएनए के पास है, हाँ या ना? इस पूरी चैन का कंट्रोल इस डीएनए के पास है। जैसे डीएनए में ये हो गया सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी, सेगमेंट डी, सेगमेंट ई, सेगमेंट ई एफ, सेगमेंट जी। ए वाला सेगमेंट का काम है कि पहले नंबर पे वैलिन को लगाना है। क्या लगाना है? वैलिन को। वो अपना काम ईमानदारी से करेगा। बी वाले का काम है सेकंड नंबर पे किसे लगाना है? हिस्टिडीन को लगाना है, वो अपना काम करेगा। थर्ड वाले का काम है ल्यूसीन को लगाना है।
जब हर सेगमेंट अपना इंडिविजुअल काम करेगी सही से तो चैन सही बनेगी कि नहीं बनेगी, प्रॉपर सही बनेगी। यानी इस चैन में सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड ये डीएनए डिसाइड कर रहा है ना। अगर मान लीजिए सी वाले पार्ट को मैं यहां ले जाऊं, डी वाले पार्ट को यहां ले आऊं, तो सी वाले पार्ट का काम है ल्यूसीन को लगाना। अगर सी वाले पार्ट को आप यहां ले जाओगे, डी वाले को यहां ले आओगे, तो सी वाला यहां पे क्या लगा देगा, ल्यूसीन लगा देगा, और डी वाला यहां पे क्या लगा देगा, थ्रोनिन, तो थ्रोनिन लगा देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, डीएनए का सीक्वेंस डिसाइड करता है कि कौन से पॉइंट पे कौन सा अमाइनो एसिड लगाना है। अब कैसे करता है डिसाइड, सवाल यहां आता है। डीएनए खुद कभी काम नहीं करता, डीएनए एक स्पेशल चीज बनाता है जिसका नाम होता है एमआरएनए। क्या होता है, एम स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए। ये इसका नाम क्यों रखा गया, सर डीएनए का सारा मैसेज यही रखता है। माने मान के चलो एक नेता है, उसको कुछ काम करना है, खुद तो करेगा नहीं, तो वो अपना एक मैसेज एक बंदे को देगा कि जाके बेटा तू ये काम कर ले। तो वहां पे वो हो गया डीएनए, उसने जिसको मैसेज दिया वो क्या हो गया, मैसेंजर आरएनए, वो जाके इसका काम करेगा। तो ऐसे ही ए डीएनए वाला क्या बनाएगा, ए टाइप का आरएनए, बी डीएनए वाला क्या बनाएगा, बी टाइप का आरएनए, सी वाला क्या बनाएगा, सी टाइप का आरएनए, डी वाला डी टाइप का, ई वाला ई टाइप का। इसका मतलब हर एक टाइप का डीएनए अपने लिए स्पेशल टाइप का आरएनए बनाएगा। मान लीजिए ए वाले डीएनए के आरएनए का नाम हो गया स्मॉल ए आरएनए, इसका नाम स्मॉल बी आरएनए, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी। क्या एफ वाला आरएनए सी के अकॉर्डिंग काम करेगा, क्या एफ वाला आरएनए बी के अकॉर्डिंग काम करेगा, कहेगा भाई मेरे को जिसने बनाया मैं उसका मैसेज रखूंगा ना अपने पास, हाँ कि ना। ये कहता मेरा बॉस चाहता है कि ग्लूटामिक एसिड लगे छठे नंबर पे, तो भाई साहब छठे नंबर पे ग्लूटामिक एसिड लगे, कोई और आके दिखा दो। तो इस तरह से डीएनए कंट्रोल करता है कि किस पॉइंट पे किस अमाइनो एसिड को लगाना है। क्या पहले इतना क्लियर है कि डीएनए डिसाइड कैसे कर रहा है मुझे कहां पे क्या लगाना है। हमें इस पूरे में ध्यान देना 6 नंबर वाले में, सारा खेल 6 में है। हम अगर अपनी बात करें, हम लोग नॉर्मल है, तो हमारे पास जो एफ वाला डीएनए, मैं एफ वाले डीएनए का नाम लिख रहा हूं, CTCGAG, ये हमारे डीएनए का नाम है जो कहां प्रेजेंट होता है, एफ वाले एरिया में। और ये डीएनए जो आरएनए बनाता है उस आरएनए का भी नाम है, और उस आरएनए का नाम है GAG आरएनए। ये डीएनए हो गया, इस डीएनए जो बनाया आरएनए वो आरएनए हो गया GAG। और GAG को बोला गया बेटा तू एक काम कर, 6 नंबर पे क्या लगा दे, ग्लूटामिक एसिड लगा दे। कहता ठीक है बॉस, लगा दिया। ये हम लोगों में। अब बताता हूं सिकल सेल में क्या होता है। सिकल सेल जिनको होता है उनमें बस एक काम हो जाता है, इस डीएनए में थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है, थोड़ा सा हेर फेर, सुनना कैसे। जो CTC है ये CAC हो जाता है, और GAG GTG हो जाता है। मुझे बताइए चेंज कहां पर आया, चेंज सिर्फ इस पॉइंट पर आया है, हाँ या ना, इसी पॉइंट पे चेंज आया है ना। मैंने आपको एक लाइन बोली थी, डीएनए है, डीएनए में अगर सिर्फ एक पॉइंट पे चेंज आता है, सिर्फ एक पॉइंट पे, तो इसको एक नाम दिया गया, पॉइंट म्यूटेशन। नाम याद है, डीएनए में सिर्फ एक पॉइंट पे अगर चेंज आ रहा है इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्या मैं कह लूं कि सर ये जो डीएनए में बदलाव हुआ है ये हुआ है ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, क्या हम लिख सकते हैं। कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले बताइए सिकल सेल वालों में ये डीएनए चेंज क्यों हो गया, बोलना जी पॉइंट म्यूटेशन हुआ है, और क्या हुआ है। बोले वो क्या होता है, बोलना डीएनए में अगर एक पॉइंट पे चेंज हो जाए दैट इज पॉइंट म्यूटेशन। अब आप समझिए इससे क्या होगा। तो मैं एक बार वो डीएनए की लेंथ फिर से दिखाता हूं। अगर 6 नंबर पे चेंज हुआ है तो क्या उससे पहले वाला डीएनए में सेम रखना है, अलग कर देना है, सेम रखना है। अरे चेंज 6 वाले पे हुआ है ना, तो मैं उससे पहले क्यों चेंज कर लूं किसी को, जस्ट इमेजिन। जो जो चेंज नहीं हुए मैं दिखाऊंगा ग्रीन कलर से। मान लीजिए ये हो गया सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी, सेगमेंट डी, सेगमेंट ई, 3 4 5, और सेगमेंट एफ हो गया। और सॉरी ये चेंज हो गया ना, तो जो चेंज हुआ है उसको हम दिखाएंगे अलग कलर से।
तो जो रेड कलर है इसका मतलब ये वाला पार्ट चेंज हुआ, और जो ग्रीन है मतलब वो पार्ट वैसी का वैसी है। मुझे बताइए, मैं इसको लिखूंगा ए, नो डाउट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब मैं इसे एफ नहीं लिख सकता, डीएनए चेंज हो गया ना, तो नाम तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए इस वाले डीएनए का नाम रखते हैं हम लोग एक्स डीएनए रखते हैं, और ये वाला नाम क्या होगा इसका, एज यूजुअल जैसा था जी। मुझे बताइए इसमें कहीं डीएनए में चेंज आया सिर्फ उस एक्स के अलावा? नहीं आया ना। अच्छा, जब कहीं चेंज नहीं आया तो ए क्या लगाएगा पहले पॉइंट पे, वैलिन, ये थोड़ी चेंज हुआ है। ये क्या लगाएगा, हिस्टिडीन माने वेल हिस, ये क्या लगाएगा, ल्यूसीन, ये लगाएगा थ्रोनिन, ये लगाएगा प्रोलिन, ये थोड़ी चेंज हुए हैं। अब बात आती है एक्स की, ये क्या लगाएगा, ये चेंज हो गया। और जब नेता चेंज होता है तो उसके चेले चपाटे भी चेंज होते हैं ना। तो जैसे ही डीएनए चेंज हुआ तो इसने जो आरएनए बनाया वो भी चेंज हुआ। अब आरएनए बनता है जीयूजी। पहले क्या आरएनए था, अब क्या बना, और जैसे ही जीयूजी आरएनए बना भाई साहब इसने काम पलट दिया। इसने क्या बोला, ग्लूटामिक एसिड आ रहा खुश होके कि चलो हे अपन लगेंगे। इतने में जूजी कहता भाग जाए ऐसे। कहता क्यों, कहता जगह मेरी है। कह रहा सुन, वो जगह तब थी तेरी जब कौन था, जीएजी, मैं आ गया जीयूजी। तो कहता फिर अगर मैं नहीं लगूंगा तो कौन लगेगा, जीयूजी। कहता सुन, जीएजी को तू पसंद है और मुझे पसंद है वैलीन, यानी मैं किसे लगाऊंगा, यानी ये 6 नंबर पे वैलीन को लगा देगा भाई। अच्छा 7वें नंबर पे क्या लगेगा, क्योंकि उसमें चेंज नहीं हुआ है। यानी ये जो चैन बनी है, अब देखो ये उस बंदे की बॉडी में है जिसको सिकल सेल एनीमिया है, और ये है नॉर्मल बंदे की बॉडी, आके ना। अब जो ये डीएनए है, इस डीएनए में बदलाव आ गया ना, इस जीन में देखो, हीमोग्लोबिन की जीन ये भी, हीमोग्लोबिन जीन ये भी है, लेकिन जीन तो बदल गई। तो इस जीन का नाम मैं क्या रखूं, हीमोग्लोबिन एस, यानी सिकल सेल की हीमोग्लोबिन जीन, हाँ के ना। अब सोच लीजिए कि एक पर्सन जो है, ये एक केस हो रहा है ये वाला, और एक केस हो रहा है ये वाला, दोनों हो रहे हैं। दोनों में क्या बदलाव आया है सर, देखो हुआ क्या, नॉर्मल पर्सन की बॉडी में जो जो बीटा हीमोग्लोबिन की चैन होती है, उसमें जो एफ पे डीएनए है, तो एफ पे डीएनए यहां पर अलग है और वहां पर डीएनए अलग है। देखो यहां पे था ए टी ए ऐसे, वहां पे उल्टा हो गया, माने क्या हुआ, पॉइंट म्यूटेशन। और जैसे डीएनए चेंज हुआ आरएनए चेंज हुआ। आरएनए चेंज होते ही सुनो क्या है, जहां पे 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड लगना चाहिए वहां पे क्या लग गया, वैलिन लग गया। अब आप कहो सर इस छोटे से चेंज से क्या होता है ना, एक ही तो चेंज हुआ है ना भाई, इससे पहले बात का सब कुछ सेम है। अब सुनो, जैसे ही इसके अंदर ये चेंज आता है, इसके बाद तुरंत सबसे पहले इस चेन की एक प्रॉपर्टी में इनके चेंज देखा जाता है। अब आप जानते हो अमाइनो एसिड के पास NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों पाए जाते हैं, माने अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दोनों के अंदर ही टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, हाँ के ना। अब आप सोच लीजिए, एक हीमोग्लोबिन के चैन में अगर NH2 और COH ग्रुप है, दूसरे की चैन में भी क्या प्रेजेंट है, सेम प्रेजेंट है, तो इनकी बॉन्डिंग हो सकती है ना। और अगर चैन आपस में बॉन्डिंग कर लेगी तो चैन की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय। तो यहां पर सबसे पहला काम क्या होता है, बॉन्डिंग के चांस इंक्रीज हो जाते हैं इन चैन के अंदर, जैसी एक चेंज हुआ। दूसरी प्रॉपर्टी जो सबसे मेन है, इन चैन के अंदर टेंशन पैदा हो जाती है। जैसे इनका सीक्वेंस चेंज होगा, सीक्वेंस चेंज होते ही ये क्या करेंगे, बॉन्डिंग फिनोमेना स्टार्ट करेंगे, एंड बॉन्डिंग फिनोमेना से इन सारी हीमोग्लोबिन में टेंशन पैदा माने खिंचाव पैदा होता है। अब जैसे मान के चल लीजिए कि आपने बेल्ट बहुत टाइट बांध ली ताकि आपकी तोंद ना दिखे, अंदर से पेट कस रहा है ना कि बाहर निकलने को, भाई निकलने दे यार, थोड़ी सी जगह थोड़ी सी, नहीं हम कर, नहीं इज्जत का सवाल है। तो यहां पर आप उसकी जो आपकी बेल्ट है वो भी टेंशन में आ रखी है ना, और जब तक टेंशन रिलीज ना हो मजा नहीं आता लाइफ में। तो इन हीमोग्लोबिन की टेंशन को रिलीज करने के लिए, अच्छा ये रहा हमारा नॉर्मल आरबीसी जिसका शेप कैसा होता है, बाइकनकेव। इसके अंदर हीमोग्लोबिन बॉन्डिंग करने लग गए जिससे उनमें टेंशन पैदा हो गई, और टेंशन पैदा होते ही बेचारा हमारा दिख रहा है वो आरबीसी कह रहा, बताओ यार हमारे बेचारे
हीमोग्लोबिन तड़प रहे हैं, उनके अंदर टेंशन खत्म नहीं हो रही है। तो उनके टेंशन को कम करने के लिए, टेंशन माने वो सिरदर्द नहीं, खिंचाव को बहुत बात कर रहे हैं, खिंचाव वाला फोर्स, उनकी टेंशन को रिड्यूस करने के लिए हीमोग्लोबिन अपना शेप चेंज, सॉरी आरबीसी अपना शेप चेंज करती है। और शेप कैसा ले आती है? सिकल शेप। सिकल शेप बताना क्या होता है? ऐसा कोई भी आकार जिसके दोनों एंड नुकीले हो, ऐसे शेप को क्या बोलते हैं? सिकल शेप। मूली है, उसको भी सिकल शेप मानते हैं, बिल्कुल नुकीली नहीं कि चाकू जैसे मार डालो किसी को, बट स्लाइटली टेपर्ड होने चाहिए। तो अगर किसी के दोनों एंड नुकीले हो उसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप या सिकल शेप। अब मुझे बताइए आरबीसी बाइकनकेव से क्या हो गई? सिकल शेप हो गई, है ना। मैं आपको बता दूं, बाइकनकेव का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिस वजह से ऑक्सीजन ज्यादा कैरी कर सकते हैं। क्योंकि इनका सरफेस एरिया कम हो गया, तो सरफेस एरिया कम होने से ऑक्सीजन भी क्या हो गया? गिर गया ऑक्सीजन। अब आएगा मजा। जिसको भी बीमारी है, नॉर्मल तो ठीक है, रह लेगा, लेकिन इस केस में क्या है, ये ज्यादा नॉर्मल कहते हैं स्टर्नस एक्सरसाइज या हैवी एक्सरसाइज ये परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सरसाइज के लिए बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की नीड पड़ती है। एंड यहाँ पर क्या है, ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर नहीं सकते ये। तो ये एक्सरसाइज वगैरह आप जितनी कर रहे हो उतनी तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड डिसऑर्डर है। तो सुनो क्या होता है। होता यह है कि इन जिनको ये सिकल सेल होता है 10 साल से ऊपर जी नहीं पाते, 10 साल इनकी मैक्सिमम लाइफ है। इनकी डेथ का कारण क्या समझ आता है? क्योंकि सिकल सेल आरबीसी है, इन आरबीसी की जो लाइफ है वो भी कम हो जाती है, और लाइफ कम होगी तो इनकी डेथ ज्यादा होगी। और आरबीसी की डेथ को क्या बोलते हैं? एनीमिया। एक वर्ड आता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने को हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ। अब सोच लीजिए जब इनकी आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है तो होता क्या है। अच्छा, पहली बात, सिकल शेप की आरबीसी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये ब्लड वेसल में ना बीच में जम जाती है। आप इस जैसे मान लीजिए किसी नाले में हम पन्ने डालते हैं, कागज डालते हैं, पत्थर डालते हैं, तो कभी कभी वो जम जाते हैं, जगह पे रुक जाते हैं, हाँ कि ना। इस तरह की आरबीसी में एक दिक्कत क्या होती है, कैपिलरी से फंस जाती है, रुक जाती है। मान लीजिए एक अटक गई, दूसरी तीसरी, पूरी कैपिलरी क्या होगी? ब्लॉक मार दी। अगर पूरी कैपिलरी ब्लॉक हो जाएगी, मान लीजिए ये ब्लड वेसल है जो हमारे ब्रेन तक जा रही है, अब यहाँ पे सिकल शेप की आरबीसी क्या कर जाए? बीच में रुक जाए, जम जाए। तो जमने से जो ब्लड की सप्लाई है वो ब्रेन तक हो पाएगी क्या? नहीं। और जब यहाँ पे ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो ब्रेन क्या हो गया? डेड। तो जनरली इन पेशेंट की डेथ का रीजन मिलता है ब्रेन डेड, क्योंकि इनके ब्रेन को ब्लड ठीक से नहीं मिल पाया। क्यों? इनके सिकल शेप आरबीसी ने वो रास्ता ही ब्लॉक कर डाला। ये इनका मेजर कॉज मिलता है इनकी डेथ का। अच्छा, इस बीमारी में अगर लाख प्रॉब्लम है तो एक फायदा भी है। जिसको ये बीमारी होती है उसको मलेरिया कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। बताऊं क्यों? मलेरिया जो आपको करता है, जिसका नाम प्लाज्मोडियम है, उस प्लाज्मोडियम को उसको आपकी आरबीसी चाहिए होती है, क्योंकि उसको अपनी ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कहाँ होती है? आरबीसी में होती है। ठीक है, अब हम सबकी बॉडी में अच्छी खासी आरबीसी है, तो वो अच्छी खासी आरबीसी में ऑक्सीजन है, जिंदा रहता है मजे से। इनके केस में अगर वो आ जाए, तो क्योंकि इनकी आरबीसी में ऑक्सीजन बहुत ही कम है, इतनी कम होती है कि जो मलेरिया हमको करता है वो इतनी कम ऑक्सीजन में रह ही नहीं पाता, तो उसकी क्या हो जाएगी? डेथ। और अगर मलेरिया का पैरासिट बॉडी में आके मर जा रहा है तो क्या मलेरिया होगा? इसलिए सिकल सेल वालों का भी मलेरिया नहीं होता। और सिकल सेल को बीमारी नहीं है, वरदान है। बताओ कैसे? सुनो, कई लोग सोचते हैं कि सिकल सेल बीमारी है। भाई बीमारी नहीं है, ये तो भगवान ने एक वरदान दे दिया कि जा तेरे को मैंने बख्श दिया। दुनिया में सबसे खतरनाक मलेरिया होता है अफ्रीका के अंदर, पता है ना? अफ्रीका नाले से राइट जाते हैं, लेफ्ट में इधर पड़ता है। हाँ हाँ, अरे मजाक ले रही है। तो अफ्रीका में सबसे खतरनाक मलेरिया होता है। हमारे यहाँ पे क्या सीन होता है, देखो हमारे यहाँ ना इंडिया में एक बेसिक सा फिनोमेना है। हमारे यहाँ कोई आपसे मिलने तब आता है हॉस्पिटल में जब आपके आखिरी दिन हो। अगर आपके क्लोज रिलेटिव को हटा दूं तो क्लोज वाले तो आपके वो पहले दिन ही आ जाएंगे। कोई दूर का रिश्तेदार आपसे मिलने तब आता है जब उसे पता है कि इसकी घंटी बजने वाली है, तो एक बार मिल ही आते हैं, ताकि कम से कम ये ना हो कि एक बार मिलने भी नहीं है। हाँ कि ना भाई? जिससे आपकी बात ही बहुत रेयर होती है, आपको पता है कि हाँ उसका टाइम आ चुका है, तो आप जाओगे मिलने के, एक बार तो मिल ही आते हैं। यानी इंडिया में मिलने का मतलब गलत होता है। अगर आप बीमार हैं, कोई आपसे ऐसा पर्सन मिलने आज आज आपसे बात नहीं करता, मतलब समझ जाओ आप
क्योंकि इंडिया में कम मिलते थे, आपका टाइम काफी ज्यादा नियर आता है। हमारे यहाँ किसी को मलेरिया हो जाए तो हम नहीं जाते मिलने कि ठीक है यार ठीक हो जाएगा, इतना थोड़ी बड़ी कोई प्रॉब्लम है। हम तो ऐसा रिएक्शन देते सर ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते में घर आ जाएगा, हम ऐसा मानते हैं। अफ्रीका में जब ये होता है किसी को तो वहां के पूरा मोहल्ला मिलने जाता है उससे, और आप समझ जाओ उसका मतलब क्या है। वहां का मलेरिया ऐसा मलेरिया है कि 2 हफ्तों के अंदर प्राण लेके निकल जाता है इंसान के। वर्ल्ड का डेंजरस मलेरिया अगर पूछ रहा है किस कंट्री में, आंसर इज अफ्रीका। हमारे यहाँ का तो पूरी आबादी साफ कर देगा इंडिया की वो। अगर हम अगर देख, हमारे तो खैर मेडिसिन बहुत अच्छी दवाइयां हैं, बट वहां पे इतना नहीं है। बट दवाइयों के बाद भी यहाँ पे बहुत डेथ होंगे और वो मलेरिया यहाँ पर आ गया, इंडिया में आ गया, मतलब मेरे को लगता है कि आधा इंडिया साफ कर देगा वो मलेरिया, इतना डेंजरस। हमारे यहाँ तो बहुत टुच्चा सा मलेरिया होता है। अब जस्ट इमेजिन अफ्रीका में आए दिन लाखों, हर साल कितने लाखों लोग मारे जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मलेरिया। और वो मलेरिया यहाँ का अलग है, दोनों में डिफरेंस है भाई। वहां का खतरनाक मलेरिया वो जान लेके ही जाएगा, 1% चांस है कि इंसान बच जाए, 99 क्या भाई। यमराज तो भैंस लेके बैठा होता है कि बस कोई नहीं, तो आराम से कर ले 2 दिन का रेस्ट, फिर साथ चलेंगे, वहां लेके जाता है। तो नेचर ने कहा कि अगर उनको जिंदा रखना है वहां तो कुछ तो करना चाहिए। तो नेचर ने उनको बचाने के लिए क्या दे दिया, सिकल सेल के जीन। हमने कहा सर उससे क्या हुआ, उससे अरे सिकल सेल जिनको हो रहा है वो मर नहीं जा रहे क्या, मर रहे। तो सुनो, अफ्रीका में 3 तरह के लोग मिलते हैं। एक लोग जिनकी दोनों जीन कैसी होती है, नॉर्मल, है ना, एच बी। एक ऐसे मिलेंगे लोग जिनकी एक जीन होगी नॉर्मल, एक जीन कैसी होगी, सिकल सेल की। और एक ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी दोनों जीन क्या होगी, सिकल सेल की, हाँ के ना। यही 3 लोग आपको अफ्रीका में मिल सकते हैं। अब आप ये सोच लीजिए, ये वाला केस है, ये वाला केस हम लोग हैं, हम वहां जाएंगे, हमको मलेरिया होगा, उसके बाद हम फिर किसी का नहीं होगा, हम सीधा भगवान का होगा, क्योंकि फिर हमारी डेथ हो जाएगी ना ड्यू टू मलेरिया। ठीक है, मैंने अफ्रीका में ये सरवाइव नहीं करने वाले, ये वाले केस भेजेंगे, इनको मलेरिया तो नहीं होगा, बट इनकी खुद की बीमारी से ये 10 साल के अंदर निपट जाएंगे। यानी अफ्रीका में आपको ये भी नहीं मिलेंगे। इनका देखते हैं, है तो नॉर्मल, क्योंकि बीमारी क्या रिसेसिव, जब तक 2 जीन नहीं आएगी एक्सप्रेस होगी नहीं, अब मजा तो अब आएगा बीड़ू। ये है नॉर्मल, बॉडी में कौन सी आरबीसी है, बाइकनकेव। जैसे ही बॉडी में मलेरिया का पैरासाइट एंटर किया, इनकी आरबीसी ने शेप चेंज कर ली, किसमें आ गया, सिकल शेप में। जीन का एक्सप्रेशन देखो, पैरासाइट की एंट्री के बाद इनकी इनकी जो आरबीसी का है वो क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, किसमें आगे, सिकल शेप में आ गए। सिकल शेप में आगे सारे पैरासाइट मर गए। जैसे मर गए तो बॉडी इन पुरानी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी और नई बनाएगी बाइकनकेव, क्योंकि बॉडी कैसा बनाएगी, बाइकनकेव, उसमें तो वही जीन बनाने वाली। यानी कि जब बॉडी में मलेरिया आया तो क्या बन गए, सिकल शेप, और बॉडी में मलेरिया नहीं तो क्या है, नॉर्मल। यानी अफ्रीका में कौन से लोग जिंदा मिलेंगे, ये वाले, क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस बोलेंगे ना। इसीलिए अफ्रीका में इन लोग, अब मुझे बताओ, सिकल सेल के जीन ने अफ्रीका की पॉपुलेशन को बचाया कि नहीं बचाया, बचा दिया ना। अगर ये सिकल सेल नहीं तो सारे निपट जाते। तो सिकल सेल आपको यहां नहीं मिलेगा, इतना कहां मिलेगा, अफ्रीका में मिलेगा, क्योंकि वहां के लिए वरदान है, यहाँ का तो श्राप होगा हमारे लिए, हमें थोड़ी जरूरत है यहाँ पे। तो नेचर में काम भी अच्छा है, बीमारी हर जगह नहीं, तो कुछ बीमारी जो होती है अगर उनको प्लस पॉइंट है तो उनको एक ही जगह पे नेचर रखता है कि यहाँ पे रहो, बाहर नहीं। अब कोई जाके अफ्रीकन से शादी करा तो भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, फिर बीमारी तुम यहाँ भी ले आओगे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए कि अफ्रीका में कौन सा के ज्यादा मिलता है, आंसर इज हाइड्रोजाइगस, ये वाला केस HBS और HBA वाला। तो दोबारा सुनो क्या होता है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके जीन पाई जाती है 11 क्रोमोसोम पे, जो कि ऑटोसोम है, दैट्स व्हाई क्या हो गया, AR रहमान, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। दूसरी चीज, ये बीमारी में हमें हमें ध्यान देना है हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन 2 चेन होती है, अल्फा चेन, बीटा चेन। हमें बीटा चेन पे फोकस रखना है, क्योंकि अल्फा का कुछ काम ही नहीं है इसमें। बीटा चैन का मैंने दिखाया सीक्वेंस, अमीनो एसिड का सीक्वेंस, 7 लिखे हैं, वेलिस, इसको याद करना है, वेलिस ल्यूथ्रो प्रोग्लूग्लू, वेलिस ल्यूथ्रो, 7 बोलना, वेलिस ल्यूथ्रो, दोबारा वेलिस ल्यूथ्रो, वेलिस ल्यूथ्रो बोलो, फिर प्रोग्लूग्लू, अरे बोलना है भाई, याद करना है, वेलिस ल्यूथ्रो प्रोग्लूग्लू, बोलियो, हाँ फ्लो में बोलना है, ऐसे थोड़ी, ये थोड़ी वेलिस ल्यू, नहीं नहीं। तो ये है वेलिस ल्यूथ्रो प्रोग्लूग्लू। अब सुनो, ये सीक्वेंस कंट्रोल करता है DNA,
पहले नंबर पे वेरिन लगेगा, ये ए नाम का डीएनए कंट्रोल करेगा, सेकंड पे लगेगा हिस्टिडीन, ये बी नाम का डीएनए, यानी हर डीएनए कंट्रोल कर रहा है किस पॉइंट पे किसे लगाना है। तो 6 पॉइंट पे जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है सीटीसी, और जीएजी डीएनए जो बनाएगा आरएनए जिसका नाम क्या होता है जीएजी। हमेशा डीएनए आरएनए को बोलता है काम करने के लिए, खुद कभी नहीं करता। तो यहाँ पे ये डीएनए बनाया वाला आरएनए और ये लगा 6 नंबर पे के ग्लूटामिक एसिड, ये हमारा केस है। बट जिनको सिकल सेल होता है उनमें ये डीएनए 6 नंबर का डीएनए चेंज हो जाता है और सीटीसी ना होकर सीएसी और जीटीजी हो जाता है। जैसे डीएनए चेंज हुआ तो आरएनए भी चेंज होगा। देखो पहले आरएनए था जीएजी, अब क्या हो गया जीयूजी, और जैसे ही आरएनए चेंज हुआ 6 नंबर पे लगने वाला अमीनो एसिड भी चेंज होगा और लगे यहाँ पे कौन, वैलिन लगेगा। और इसके बाद तो आपको पता ही है बॉन्डिंग बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाता है, जिसको कम करने के लिए सिकल शेप यहाँ पे हो जाएगी आरबीसी, आरबीसी की लाइफ कम हो जाती है, इसलिए इसको क्या होता है एनीमिया। तभी नाम पढ़ो पूरा क्या, एनीमिया सारा बवाल है इसमें। इनके ब्लड में आरबीसी लगातार ड्रॉप होती रहती है। और बस मैंने कहा फिर ये वरदान है अफ्रीका वालों के लिए। कहाँ मिलता है ये, अफ्रीका में, यूपी बिहार मत लिखा ना, बस लिख लो इसको।